सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार, सभी सखाओं को नमस्कार। प्यारी बुआ जी आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार नमस्कार संगीता बिटिया, ये बताओ कि ये जो तुमने सखाओं के लिए कहा है, हाँ। आज तो सखा लोग खुश हो गए होंगे और उनका थोड़ा सा जो कहते हैं ना कि खून बढ़ गया होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो जी जी, और देखिए कितना अच्छा लिखते भी हैं। कार्यक्रम में जो हम विषय लेकर के आते हैं तो अब उन्होंने लिखना शुरू कर दिया है। कर लिया तो रुत भी है बदली हुई, थोड़ा सा मौसम भी है बदला हुआ। तो इस वक्त जो मौसम चल रहा है गणपति महोत्सव का, तो काफी सारी बस सब तरफ खुशियां ही खुशियां अच्छा लग रहा है। तो भाई ये खुशियां जो है वो आप साझा करिए हमारे संग, वो दिन याद करिए कि कैसे गणेश उत्सव में आप गए, क्या क्या हुआ आपके साथ, कैसे कैसे आपने दर्शन किया। कभी विसर्जन के समय आप गए होंगे या कहीं अलग अलग पंडालों में गए होंगे, या अलग अलग जो सोसाइटी होती हैं, रिहायशी इलाके होते हैं, वहाँ अलग अलग तरीके की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। तो कैसा होता है गणेशोत्सव, या आपने बचपन में कैसा देखा था और आज कैसा महसूस कर रहे हैं, इसको जरूर बताइए आप। जी जी, या घर में भी उनके जरूर रखते होंगे गणपति जी, तो उसकी भी यादें ताजा कर सकते हैं, बता सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि यादें तो आप ताजा करिए, क्योंकि हम चंबा चलेंगे घूमने आज ना। हाँ, चंबा बड़ी खूबसूरत जगह है। तो और उसके बाद हम आज बात करेंगे सीखने की जो कला होती है। हाँ, क्योंकि देखिए हमारे श्रोताओं ने भी लिखा है उस बारे में, तो कि कोई उम्र नहीं होती। हाँ बिल्कुल, कोई उम्र नहीं होती, और खाली बैठना भी नहीं चाहिए, इसलिए कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। और आज की बधाई देते हैं संगीता बिटिया कि आज राष्ट्रीय पोषण सप्ताह शुरू हो रहा है 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक। तो क्या क्या खाना चाहिए, और 1982 को ये शुरू किया गया था, फैसला किया गया, और हर साल इसे मनाया जाने लगा। और इस तरह से देखो जो कि हम क्या क्या करें और हर बार थीम क्या क्या होती है, इन सब बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन अभी क्या किया जाए ये बताओ, पहले खाना एक गाना सुनवा देते। यही तो हम कह रहे थे। कोई मत वाला आया मेरे द्वारे, कोई मत वाला आया मेरे द्वारे, अखियों से कर गया अजब इशारे, अखियों से कर गया अजब इशारे, कोई मत वाला आया मेरे द्वारे, कोई मत वाला आया मेरे द्वारे।
तो भाई सेहत का ख्याल, जैसा तुमने कहा कि पहले हम लोग बहुत रखते थे, हाँ, लेकिन अब भी रखना चाहिए ना। बिल्कुल रखना है, चाहिए। क्योंकि देखो कहते हैं ना कि सांसें तो गिनकर मिली हैं, लेकिन जितनी भी सांसें मिली हैं, चाहे कम ज्यादा, जी, उन्हें तो ठीक तरह से गुजारा जाए, उसके संग जिया जाए, अच्छे से रहा जाए, और जो चाहे वो कर सके। जब सेहतमंद नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे बताओ भला? जी बिल्कुल, अच्छा अच्छा खाएं और बिल्कुल अपने अब पोषण अच्छा अच्छा का मतलब तो कुछ और होता है। देखो संगीता बिटिया, ये तुम गलत तरफ ले जा रही हो भाई। अभी तो अच्छा अच्छा तो नहीं, बहुत अलग। अच्छा खाएं और हाँ, सेहत अच्छी रहेगी तो फिर खुश भी हाँ, रहें ना, यही तो तो हम इससे कह भी तो रहे हैं। ज्यादा सेहत अच्छी रहती है। यही तो हम कह रहे हैं ना कि सेहतमंद चीज अलग होती है और अच्छी चीज अलग होती है। जबान को कुछ अच्छा लगता है, पेट के लिए कुछ अच्छा होता है, तो पेट के लिए जो अच्छा है वही सेहतमंद होता है। तो 1973 को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की शुरुआत हुई। अमेरिका के डायटिक एसोसिएशन के कुछ सदस्यों द्वारा डायटिक्स के क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए पोषण शिक्षा संदेश देने के लिए की गई थी, और हर साल इस दिवस को मनाया जाने लगा था। लेकिन 1980 में लोगों की इस विषय के प्रति गहन रुचि देखी गई, और इसके बाद भारत में 1982 में इस नई विधा को अपनाया गया। उस समय नई थी, अब तो बहुत सामान्य हो गई है। और 1 सितंबर से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाने की शुरुआत की गई। जी, ये हमारे साथी ने साझा किया है ये जानकारी, तो बहुत जी, बहुत धन्यवाद। और भाई हम सब तो चाहते हैं ना कि खुश रहें, लेकिन उसके लिए पहले ज़रूरी है कि सेहतमंद रहेंगे, तभी खुश रहेंगे। जी। और एक साथी हमारे लिखते हैं कि नेशनल न्यूट्रिशन वीक 2022 राष्ट्रीय पोषण सप्ताह हर वर्ष 1 सितंबर से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। लोगों में अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़े, अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें, अच्छा खाएं, व्यायाम करें, मस्त रहें, ऐसा हमारे श्रोताओं ने लिखा है। और यही भी तो हम हाँ, कह रहे हैं कि भाई हम कैसे स्वस्थ रहें, संतुलित भोजन लें। अब ये संतुलित भोजन जो है वो क्या तराजू पर तोला जाएगा, या किस तरह से इसका संतुलन देखा जाएगा, है ना? जी, और स्वाद पे भी नहीं तोला जाएगा। स्वाद पर भी नहीं तौल सकते। तो भाई जी, जिसमें अनाज है, फल है, हरी सब्जी है, दूध है, और फल है तो फिर सब्जी है, जो भी है, और वो सब्जियां जो कच्ची खा सकते हैं, यानी जिन्हें हम सलाद कहते हैं। हाँ, तो ये सब हम कितनी मात्रा में ले रहे हैं, और कितना ले रहे हैं, प्रतिदिन ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, कितने तरह का भोज्य पदार्थ हम ले रहे हैं, जिनसे कि हमें सारे पोषण मिल सके, इस बात के लिए हमें जागरूक होना ही पड़ेगा। हाँ जी, है ना? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो चीजें हम खाना पसंद करते हैं उन चीजों को ज्यादा अपनी थाली में परोस लेते हैं, लेकिन बाकी चीजों को हटा देते हैं। ऐसा नहीं है, जब संतुलित लेना है तो फिर सभी चीजों को थोड़ा थोड़ा खाने की कोशिश तो जरूर करनी होगी। और इसका लक्ष्य ये भी है कि स्वस्थ जीवन जो होता है या स्वस्थ व्यक्ति होता है, इससे स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र का भी निर्माण होता है। तो ये भी बहुत जरूरी चीज तो है भाई कि राष्ट्रहित की बात अगर करें, देशभक्ति की बात करें, तो भी स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। लेकिन जैसे तुमने कहा ना कि सब चीज लेना बहुत जरूरी है, इसीलिए तो इस बार की थीम देखो संगीता बिटिया रखी गई है, सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर्स। यानी जितने तरीके के फ्लेवर हो सकते हैं वो आप अपने थाली में रखिए, जी, और जितने रंग बिरंगी सब्जियां हों, जितने रंग बिरंगे सलाद हों, हरी पत्तेदार भी हो, चुकंदर भी हो लाल रंग का, पपीता भी हो पीले रंग का, तो मतलब सब रंग हो, या कोहड़ा हो पीले रंग का, अमरूद तो भी हो, अमरूद भी हो हरे रंग का, तो हरे रंग की तो सब्जी बहुत सारी होती है। जी, साथ तो में चटनियां भी हो, आंवले की चटनी भी हो तो वो भी फायदेमंद होगी, पुदीने की चटनी हो वो भी फायदेमंद होगी। तो हुई ना बात। ये सारी चीजें भी जो है वो खाने में आप रख सकते हैं, रखते ही हैं हमारे श्रोता लोग, हमारी सखियां। और जो स्वस्थ राष्ट्र है उसके निर्माण और उसकी प्रगति की जो एक कहते हैं गति होती है, हाँ, वो अलग ही होती है। एकदम। जब व्यक्ति बीमार रहेंगे या मन अच्छा नहीं लगेगा या तन बोझिल सा लगेगा तो फिर काम करने में भी उतना उत्साह नहीं रहता है। तो यकीनी तौर पर एक एक प्रति व्यक्ति अगर स्वस्थ रहेंगे तो उस हिसाब से हम खुद के लिए भी कुछ कर सकते हैं, साथ ही साथ घर परिवार के लिए भी कुछ कर सकते हैं, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, सभी के लिए कुछ कर सकते हैं। लेकिन बीमारी अवस्था में ज्यादातर समय जो है वो दवाइयों में ही निकल जाता है। यही तो। और लेकिन एक बात ये बताओ तुम जरा सा कि चलो हमने सब बड़ी अच्छी अच्छी सब्जियां सब ले ली, पालक भी ले लिया, चुकंदर भी ले लिया, सब ले लिया, पकाते समय जो हम न्यूट्रिएंट्स जो हैं, जो पोषक तत्व उसके जो नष्ट कर देते हैं, उनका क्या? सीधे नाली में कभी बहा देते हैं, कभी पानी के माध्यम से, कभी पकाते समय उड़ा देते हैं। तो इन सब के बारे में भी तो सजग रहना बहुत जरूरी है कि नहीं? जी बिल्कुल। तो जब बनाएं तो भी तो इस वक्त कई बार ऐसा कहते हैं कि जब सब्जियां हम लोग पकाने लगते हैं तो फिर कई बार ज्यादा भी पका लेते हैं, लेकिन उसका भी एक अनुमान रहना चाहिए कि कितनी पकनी चाहिए। कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा भी अगर पक जाए तो उसका जो न्यूट्रिशन होता है वो खत्म हो जाता है, या उसकी जो पौष्टिक गुण होते हैं उनमें कमी आ जाती है। तो पकाने के वक्त ये भी ध्यान रखें, साथ ही साथ पकाने के समय ध्यान रखें, बार बार ना पकाएं उसको। जब सब्जी आदि काटें तो उसका जो कहते हैं ना माप
बड़ी बड़ी सब्जियां काटें, छोटी छोटी काटेंगे तो ज़्यादा सरफेस जो है उसका खुला रहेगा, ज़्यादा चीज़ें नष्ट होती हैं। इन चीज़ों का ख्याल रखें। छोटे मुंह के बर्तन में पकाएं। दाल चावल जैसे हम जब धोते हैं तो पहले धो के भिगोना है, जब तो पहले धो के तब भिगोएं। ऐसा ना हो कि आपने 1 घंटे भिगोया उसके बाद उसका पानी बहा दिया। तो कुछ ऐसे हरी पत्तेदार सब्जियां पहले उन्हें धो लें तब काटें। काटने के बाद धोते हैं तो देखिए हरे रंग का जो है वो पानी हरा हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वो रंगने की वजह से होता है, ऐसे हम सोचते हैं देखो कितना रंग है, नहीं, उसमें से पोषक तत्व भी जो है वो बह जाते हैं। और ऐसा ही होता है बुआ जी, जब हम लोग चने की सब्जी बनाते हैं, चने को भिगाते हैं और उसके बाद कई लोग चने को धोते हैं, तो पहले अच्छी तरह से अगर उसको धो लेंगे तो उसका जो पानी होगा वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं करी वगैरह में, या थोड़ा सा उसमें डालकर जो मसाले वगैरह भूनते हैं, तो इस तरह से उसके जो पोषक तत्व रहते हैं वो उसी में रह जाते हैं। लेकिन अगर एक आध बार धो करके फिर उसमें पानी डाल दिया, फिर ये हुआ कि भाई इसको भीग जाएगा, उसके बाद फिर से धो देंगे, तो उससे ज्यादा पोषक तत्व निकल जाते हैं। और कुछ इसी तरह से ज्यादा पानी डालते हैं, फिर पानी पकने के बाद बहा देते हैं। ऐसा ना करें, उतना ही पानी डालें जितना कि पकने के लिए चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनका ध्यान रखते हुए हम ये पोषक सप्ताह तो अच्छे से मनाएंगे ही, पूरी जिंदगी के लिए हमें एक कहना चाहिए ना कि बाकी परंपराएं हम निभाते हैं, बाकी चीजों की आदत डालते हैं, इसकी आदत डालना बहुत जरूरी है कि किस तरह से हम अधिक से अधिक पोषक तत्वों का इस्तेमाल करें, और जो भी पकाते समय उनके और भी जो प्रक्रियाएं होती हैं उनमें कहीं नष्ट तो नहीं कर रहे। इसके लिए थोड़ा सजग रहेंगे तो आगे बच्चों को भी यही सिखाएंगे हम। जी बिल्कुल। सुन ए बहारे हुस्न, मुझे तुमसे प्यार है। सुन ए बहारे हुस्न, मुझे तुमसे प्यार है। हाँ हाँ जरूर होगा मुझे एतबार है। हाँ जरूर होगा मुझे एतबार है। तुम बेकरार हो तो मुझे कब करार है। हाँ हाँ जरूर होगा मुझे एतबार है। हाँ जरूर होगा मुझे एतबार है। मैं क्या कहूँ सनम जो मेरे दिल का हाल है। मैं क्या कहूँ सनम जो मेरे दिल का हाल है। दिन रात मैं हूँ और तुम्हारा ख्याल है, तुम्हारा ख्याल है। तुम दूर जब नहीं हो तो मैं बेकरार हूँ। तुम पास जब नहीं तो मुझे इंतजार है। हाँ हाँ जरूर होगा मुझे एतबार है। तुम दर्द दो अगर तो उसे मैं दवा कहूँ। तुम दर्द दो अगर तो उसे मैं दवा कहूँ। मैं तो हूँ तुम्हारी जफा को वफा कहूँ, जफा को वफा कहूँ। देखो गले लगा लो मुझे तुम तो शुक्रिया। दिल तोड़ दो तो ये भी तुम्हें इख्तियार है। दिल तोड़ दो तो ये भी तुम्हें इख्तियार है। सुन ए बहारे हुस्न, मुझे तुमसे प्यार है। हाँ हाँ जरूर होगा मुझे एतबार है। खुली वादियों में जब जाते हैं बुआ जी,
तो भी मन बड़ा अच्छा होता है। हमने सोचा वहां से भी तुम्हें पोषक तत्व मिल जाते हैं। हाँ बिल्कुल मिल जाते हैं। कितने सारे मिलते हैं, बहुत सारे मिलते 15-20 हैं। दिन तो भूख ही नहीं लगेगी फिर। भूख नहीं लगेगी। देखो भूख से और पोषक तत्व से कोई मतलब नहीं है। खाना किसी और चीज से, मतलब पेट किसी और चीज से भरता है, शरीर का पोषण किसी और चीज से होता है, तो सब चीजें अलग अलग हैं। लेकिन कहीं इनको मिलाकर कोई अच्छा सा सामंजस्य करते हुए कुछ प्यारी सी चीज बना ली जाए तो जाहिर है कि हमारा पेट भी भरे, मन भी भरे। तो इन सब का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन जिंदगी में भी सब चीज अच्छे से रहे, संतुलित रहे, इसके लिए बीच बीच में हमें कहीं घूमने भी जाना चाहिए। हाँ है ना? हाँ बिल्कुल। तो आज कहाँ चलेंगे बुआ जी? अब तुम्ही ने नियत किया भैया, चंबा ले चलोगी, ले चलो, शुरू करो। हाँ कहाँ पर है, कैसे है? अरे बड़ी सुंदर सी जगह है देखिए। हाँ। हाँ, सुदूरवर्ती नगर चंबा भारत के हिमाचल प्रदेश प्रांत में स्थित है, जिसे चंबा के राजा साहिल वर्मन ने 920 ईस्वी में स्थापित किया था। रावी नदी के किनारे 996 मीटर की ऊंचाई पर लगभग ये स्थित चंबा पहाड़ी राजाओं की प्राचीन राजधानी हुआ करती थी। महाराज साहिल वर्मन ने इस नगर का नाम अपनी प्रिय पुत्री चंपावती के नाम पर रखा था। और प्राचीन काल से ही चंबा अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है, जो इस प्रदेश को बेहद खास बना देता है। ब्रह्मपुर यानी बैराटपट्टन इसकी प्राचीन राजधानी थी। वेनसांग, सभी जानते हैं चीनी यात्री जो आए थे, ने चंबा के लिए लिखा कि ये अलकनंदा और करनाली नदियों के बीच बसा है, और इब्न रस्ता के कथनानुसार गुर्जरों और प्रतिहार वंश के शासकों से अक्सर चंबा के शासकों का मतभेद देखा जाता है। और कई आकर्षक जगहें भी यहाँ पर हैं, जैसे चंपावती मंदिर। ये मंदिर महाराज साहिल वर्मन की पुत्री चंपावती को समर्पित है, जो शहर के पुलिस चौकी और कोषागार भवन के पीछे स्थित है। शिखर शैली में बने इस खूबसूरत मंदिर में छत पहियानुमा है और पत्थरों पर खूबसूरत नक्काशी देखी जा सकती है। एक बात तो है, हम लोग के मंदिरों की जो खूबसूरती है वो देखते बनती है, लगता है कैसे इतनी महीन महीन नक्काशी की गई है, वो भी पत्थरों पर। जी, और वो भी बड़ी मजबूत हुआ करती थी कि सालों साल, दशकों दशक चलती आ रही रहती थी। जी, लक्ष्मी नारायण मंदिर भी ऐसे ही है। वास्तुकारी और मूर्तिकला का उत्कृष्ट उदाहरण यहाँ देखा जा सकता है। और ये मंदिर शिखर शैली में निर्मित है। यहाँ एक विमान और गर्भगृह है। ये सबसे विशाल मंदिर है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। और मंदिर की जो छतरियाँ हैं और पत्थर की छत, मतलब इसलिए ऐसा बनाया गया छतरी कि बर्फबारी बहुत होती है। हाँ। तो वो उससे बचाए मंदिर को। तो छतरियाँ हैं वो भी बहुत खूबसूरत लगती हैं। हाँ, और लगभग 2195 मीटर की ऊंचाई पर स्थित भरमौर घने जंगल से घिरा है। यहाँ बने मंदिरों को 84 के नाम से जाना जाता है। पौराणिक देवी देवताओं के मंदिरों के साथ यहाँ धर्मराज का भी मंदिर है। यहाँ लोग ट्रैकिंग भी किया करते हैं। ट्रैकिंग के लिए काफी लोग जाते हैं। भाई यहाँ 100 साल पुराना एक मंदिर भी है, बजरेश्वरी मंदिर है, जिसकी छतें लकड़ी से बनी हैं। शिखर पर उच्च कोटि की, बहुत सुंदर उच्च कोटि की नक्काशी है। और यहाँ देवी बजरेश्वरी विराजमान है। जी, और चामुंडा देवी मंदिर भी है, जहाँ स्लेट निर्मित छतों और रावी, मतलब स्लेट से बनी हुई जो है छतें हैं। रावी नदी के अनुपम स्लेट वाला जो पत्थर होता है, हाँ, जो बचपन में जिससे पढ़ते जी थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो रावी नदी के अनुपम नज़ारे को यहाँ से देखा जा सकता है। देवी दुर्गा को समर्पित इस मंदिर की वास्तुकला बहुत अद्वितीय है। और एक और मंदिर कौन सा है ये? हरिराम मंदिर ना? जी, हरिराय मंदिर भी बड़ा प्रसिद्ध है। हरिराय मंदिर जो है वो 11वीं शताब्दी में निर्मित हुआ था, ऐसा कहा जाता है। और इस मंदिर में चतुर्मूर्ति आकार में कांसे से बनी भगवान विष्णु की मूर्ति विराजमान है। केसरिया रंग का ये मंदिर चंबा के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। और यहीं के लखन मंदिर में देवी लक्ष्मी महिषासुर मर्दिनी के रूप में विराजमान है। पीतल से बनी देवी की इस भव्य प्रतिमा को राजा मेरू वर्मन के उस्ताद कारीगर मुग्गा ने बनवाया था, ऐसा कहा जाता है। और प्रमुख मंदिर और प्रमुख तीर्थ स्थल इसे माना जाता है। यहाँ हर साल मणिमहेश यात्रा का आयोजन होता है। जी, क्योंकि ये प्रसिद्ध है तो एक जगह से यात्रा निकल कर दूसरी जगह जरूर जाती होगी। तो यहाँ एक और मंदिर है जिसे सुई माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। चैत माह से जो मेले की शुरुआत होती है यहाँ, जो बैसाख तक रहता है, जिसमें महिलाएं और बच्चे मुख्य रूप से होते हैं, मतलब भाग लेते हैं। मेले में रानी के गीत गाए जाते हैं और लोग सुई मंदिर से मलूना तक ये यात्रा करते हैं। और संगीता, ऐसा माना जाता है ना कि चंबा के निवासियों के लिए राजकुमारी सुई ने अपना जीवन समर्पित किया था और ये मंदिर उन्हीं को समर्पित है। तो अब मेले वेले की बात आ रही है तो ऐसा करते हैं ना कि गीत सुनते हुए तब आगे बढ़ते हैं ना। जी।
पर्वत के पीछे चंबे नागा, पर्वत के पीछे चंबे नागा, गाँव में दो प्रेमी रहते हैं। पर्वत के पीछे चंबे नागा, गाँव में दो प्रेमी रहते हैं। हम तो नहीं वो दीवाना जिनको दीवाने लोग कहते हैं। गाँव में दो प्रेमी रहते हैं। उनकी बातें सुनते हैं क्यों छुप कर सब जाने, उनकी बातें सुनते हैं क्यों छुप कर सब जाने। क्या क्या बातें करते रहते हैं वो अब जाने। उन दोनों को नींद नहीं आती क्यों रब जाने। तारों के साथ वो जगते हैं रात को, झरनों के साथ बहते हैं। पर्वत के पीछे चंबे नागा, गाँव में दो प्रेमी रहते हैं। मिलेंगे या बिछड़ेंगे, हाय राम क्या होगा। मिलेंगे या बिछड़ेंगे, हाय राम क्या होगा। ना जाने उन दोनों का अंजाम क्या होगा। मुफ्त में हो जाएंगे वो बदनाम क्या होगा। घर से निकलते रस्ते पे चलते ताने हजार कहते हैं। हम तो नहीं वो दीवाना जिनको दीवाने लोग कहते हैं। गाँव में दो प्रेमी रहते क्या बुआ जी, बात है। ये जो पहाड़ी इलाके होते हैं ना, हम्म। यहाँ जो लोग रहते हैं हाँ। वो भी बड़े अच्छे होते हैं। अच्छा, एकदम- हमें लगा तुमने तो ऐसे बोला कि अगर पहाड़ी रास्ते में कहीं ये जो इलाका है वहाँ कहीं अगर रास्ता भूल गए तो बड़ा डर लगता है। हाँ, ये भी हो सकता है। ये भी होता ही है। ये भी हाँ, हो लेकिन सकता लोग है। बहुत अच्छे होते हैं, ये बात हाँ, बिल्कुल बड़े सही है। सीधे साधे और जैसा कि मैंने देखा है कि बड़े भोले भाले से होते हैं। उनका पहनावा देख लीजिए, उनकी बातें देख लीजिए। और अब चले रंग महल की तरफ। हाँ हाँ, बढ़ो आगे। देखिए, रंग महल जो यहाँ का है वो बड़ा ही खूबसूरत है। सुराड़ा में स्थित ये महल विशाल और प्राचीन है, जिसे अब हिमाचल एम्पोरियम बना दिया गया है। यहाँ महल के शासक या राज परिवार के लोग पहले रहा करते थे। 1748 में राजा उमेद सिंह ने इसकी नींव रखी थी। अब चलते हैं अखंड चंडी महल। यहाँ चंबा के शाही परिवार निवास करते थे और ये मुगल और ब्रिटिश स्थापत्य का उदाहरण है। कालांतर में इसे सरकारी कॉलेज और फिर जिला पुस्तकालय के लिए शिक्षा विभाग को सौंप दिया गया। जाहिर है कि इन सब जो है बिल्डिंग जो है उनकी अलग अलग कहीं कहीं उपयोगिता थी और उसको उसी तरह से प्रयोग में लाया जाने लगा। और
जी। और कहाँ चलना यहाँ ये जगह यहाँ पर ही है, खजियार। ये बड़ी ही प्रसिद्ध जगह है चंबा की, ऐसे सबसे खूबसूरत जगह कह सकते हैं कि है ये। और खजियार झील जो यहाँ की है वो भी बहुत खूबसूरत है। भारत का मिनी स्विट्जरलैंड जिसे कहते हैं। यहाँ लाखों पर्यटक हर साल आते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ अद्भुत है और खजियार झील बड़ी ही खूबसूरत दिखाई देती है। इसके किनारे पे जो उगी हुई घास है बुआ जी, वो बड़ी मखमली और बड़ी सुंदर होती है। अच्छा। तो ऐसा भी कहा जाता है कि लोग जो वहां जाते हैं घूमने के लिए, वो कई बार घासें भी वहां से लाते हैं और उनको अपने मतलब जो घर है उसकी लॉन में लगाने की कोशिश करते हैं। उसको अच्छे से पानी वानी देते हैं ताकि ये लग जाए तो शायद वैसी ही मखमली सी हो जाए। लेकिन लग नहीं पाती होगी क्योंकि सब जगह की जलवायु और वहाँ का जो पानी का बिल्कुल। कहते हैं ना कि पानी की प्रकृति होती है वो भी अलग होती है, तो सब जगह सब चीजें नहीं उग पाती जी। हैं, वो उसी भौगोलिक स्थिति में ही उगती हैं। ऐसे ही चलते हैं कूरा। कहा जाता है कि महाभारत काल के दौरान पांडवों के वनवास की अवधि में कुछ समय यहाँ रहे और इसी गांव में माता कुंती के साथ उन्होंने भोजन भी किया था और लोगों ने माता कुंती के नाम पर यहाँ का नाम कुंतीपुरी रखा और फिर धीरे धीरे बोलचाल में अपनी सहजता के हिसाब से इस स्थान को कुंतीपुरी की जगह कूरा कहा जाने लगा। और यहाँ पांडवों द्वारा बनाया हुआ एक शिव मंदिर भी है और उसके साथ निर्मित और भी कई मूर्तियां होती हैं वहाँ पर, जैसे कि होता है कि मंदिर में और भी ढेर सारी मूर्तियां हों, तो ऐसे ही ये भी है। जी। छत्राड़ी भी एक जगह है। यहाँ चंबा का एक प्रसिद्ध गांव है जहाँ शक्ति देवी का पहाड़ी शैली में मंदिर है जो लगभग 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ के लोग पशुपालन किया करते हैं जो उनकी जीविका का कहते हैं कि साधन है। अब चमेरा झील है जो चंबा जिले में डलहौजी के पास स्थित एक खूबसूरत सी झील है। यहाँ बांध भी बनाए गए हैं। ऐसे ही मणि महेश झील है, ये चंबा के भरमौर क्षेत्र में स्थित है। इसे भगवान शिव के आभूषण के नाम से भी जाना जाता है जो आस्था का एक बड़ा केंद्र है। यहाँ अगस्त और सितंबर के दौरान अमावस्या के 8वें दिन जन्माष्टमी के दिन जन्माष्टमी से राधा रानी अष्टमी के बीच एक यात्रा आयोजित की जाती है। इस दौरान लोग नारायण मंदिर से झील तक जाते हैं। जी। और थाला झरना भी है जो साल भर पानी से भरा रहता है। ये झरना एक ऐसा झरना है बुआ जी जो मानसून पर निर्भर नहीं रहता, ये इसकी खासियत है। क्या बात और है? भूरी सिंह संग्रहालय है चौगान क्षेत्र में। ये है ऐतिहासिक चित्र वस्तु 8500 से भी ज्यादा मध्यकालीन और प्राचीन शासकों द्वारा इस्तेमाल में लाई जाने वाली वस्तुओं का संग्रह यहाँ देखने को मिलता है। लेकिन बाकी चीजें अब हम देखेंगे या बातें करेंगे इस अंतराल के बाद। तो यही तो हम कह रहे थे संगीता बिटिया कि देखो भाई चंबा घूम लिया गया, अच्छी जगह थी, बहुत शुद्ध हवा मिलती है और जरूर घूमना चाहिए। हम तो ठंडी ठंडी जगह थी, ठंडी हो चाहे गर्म, मतलब आप शहर से दूर कहीं जाओ, घर के तनाव से दूर कहीं जाओ तो जाहिर है कि मानसिक सुकून मिलता है। उसके संग संग जो ये प्राकृतिक वातावरण जो मिलता है, निसर्ग सुख है जो, उसका आनंद तो बाहर जाकर ही मिलता है ना जी। हाँ। और अब गीत। अच्छा, हमें लगा कि हम लोग कहीं और बात करेंगे, लेकिन चलो ठीक है, उत्सव बाद में मना लेंगे, गणेश उत्सव, पहले गीत सुन लेते हैं। हाँ। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बद्दू।
मुखड़े को छुपा लो आंचल में, कहीं मेरी नजर ना लगे चश्मे बदू। अकेले फिरा करो, सबकी नजर से डरा करो, यूं न अकेले फिरा करो, सबकी नजर से डरा करो, फूल से ज्यादा नाजुक हो तुम, चाल संभल कर चला करो, जुल्फों को गिरा लो गालों पर, मौसम की नजर ना लगे चश्मे बदू। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे चश्मे बदू। झलक जो पाता है राही वहीं रुक जाता है, एक झलक जो पाता है राही वहीं रुक जाता है, देख के तेरा रूप सलोना चांद भी सर को झुकाता है। देखा न करो तुम आईना, कहीं खुद की नजर ना लगे चश्मे बदू। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे चश्मे बदू। मुखड़े को छुपा लो आंचल में, कहीं मेरी नजर ना लगे चश्मे बदू। बुआ जी, गणेश उत्सव का जो पंडाल होता है उसका भी कुछ ऐसा ही नजारा होता है कि उससे बिल्कुल नजर ही नहीं हटती है बस। और बचपन में भी अगर दर्शन किए हैं तो भी याद रहता है, अपने समय का खेल भी याद रहता है और आजकल की भी रौनक देखकर बस यही लगता है कि देख कर यही कहें चश्मे बदूर। हाँ, चश्मे बदूर। और देखिए हमारे श्रोताओं ने भी लिखा है, क्योंकि उनकी भी तो बहुत सारी यादें जो पहले की हैं अब की हैं सब ताजा हो रही हैं। कह रहे हैं कि गणेश उत्सव के समय देश के हर शहर और गली का नजारा अलग होता है। वैसे बप्पा हर जगह को खास बना देते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन से लेकर अनंत चौदस के दिन तक गणेश जी की प्रतिमाओं की रौनक से देश भर में उल्लास छाया रहता है। कई अलग अलग कार्यक्रम और प्रतियोगिताओं के साथ 10 दिन खूब जोश के साथ उत्सव मनाते हैं सभी लोग। भाई, क्योंकि रिद्धि सिद्धि को लेकर आओ, रिद्धि सिद्धि को लेकर आओ, हे मंगल करता मेरे द्वार, भेज रहे हैं प्रथम निमंत्रण, सहर्ष करो स्वीकार। तो भाई ऐसे तो बुलाया गया है। हाँ, ये पंक्ति हमारे साथी ने लिखकर भेजी है जी, उनको तो निमंत्रण देना बहुत जरूरी है। देखो इतने मान मनुहार से आए हैं तो रौनक तो लगेगी ही लगी ना। कितना प्यार देखिए भगवान के दिल में भी होता है, तभी तो देखिए हर साल कितने प्यार से लोग, और कितने लोग तो ऐसे होते हैं बुआ जी, सोचते हैं कि भाई ठीक है 1.5 दिन के गणपति होंगे या 5 दिन के होंगे, लेकिन इतने प्यारे लगते हैं कि फिर वो पूरे 5 दिन 10 दिन तक रह जाते हैं, क्योंकि उनका प्यार ही ऐसा होता है। उनकी जो मतलब देख छवि होती है वो ऐसी मनोहारी होती है, बड़ी सुंदर होती है। और 2-3 दिन या 1.5 दिन जितने दिन के लिए भी आप रखते हैं, लगातार उनकी पूजन अर्चन से एक मोह सा बन जाता है, और फिर उनके विसर्जन में सबको बड़ी तकलीफ भी होती है। लगता है अरे इतने धूमधाम से आए थे, अब इन्हें वैसे ही विदा भी लेकिन करना है। तो एक जीवन का सबक भी मिलता है हमें कि हमें स्थापित करें चीज़ों को, रहें उनके साथ, पूरा मतलब मनोरंजन भी करें, खुश भी रहें, लेकिन वहीं जब जाने का समय हो तो उतनी ही हंसी खुशी के साथ उन्हें हम विदा भी करें जी। लेकिन हमारे साथी ने बताया है कि देश में पहली बार साल 1893 में महाराष्ट्र के पुणे में सार्वजनिक तौर पर गणेश उत्सव मनाए जाने की शुरुआत हुई। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक
जी ने गणेशोत्सव को राष्ट्रीय पहचान दिलाने में सफलता हासिल की, तब से लगातार बढ़ता गणेशोत्सव महाराष्ट्र और भारत से बढ़कर दुनिया भर में मनाया जाने लगा है। धार्मिक दृष्टिकोण से जुड़े पर्व गणेशोत्सव को आज़ादी के संघर्ष की ताकत बढ़ाने, जागरूकता फैलाने के साथ ही जातिवाद और छुआछूत को दूर करने का माध्यम भी बनाया गया था। जी, और बचपन में स्कूल में गणेश चतुर्थी की पूजा होती थी, जिसे चौक चंदा कहा जाता था। इसमें गुरुजी गुरवानी जी सभी विद्यार्थी के घर जाते थे। सभी के हाथ में डांडिया यानी बाड़ी रहती थी, उसे बजाते थे। बड़े ही मधुर गीत गाए जाते थे। सभी घरों से गुरुजी को सम्मान स्वरूप गिफ्ट, पैसे, कपड़े, अनाज और गुरुजी की तरफ से जो लड्डू हैं, पेड़े हैं, बताशे हैं, प्रसाद के तौर पर दिया जाता था। पूरी मंडली सारा दिन गुरुजी के साथ चलती, गाते बजाते बड़ा आनंद आता था। और फिर बड़ा खराब लगता है कि जब त्योहार स्कूल से बंद कर दिए गए। शायद ही कोई बच्चा इस त्योहार के बारे में जानता भी होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि कई जगह मिलकर त्योहार मनाए जाते हैं और उसमें बच्चों को बड़ा आनंद आता है। खासकर अगर बच्चों की बात करें तो त्योहार तो ऐसा कहते हैं कि बच्चों का ही है, तो उन्हें बड़ा मजा आता है। कोई भी उत्सव हो, बच्चे सबसे ज्यादा उसमें खुश होते हैं। ऐसी बंद होने की बात पर हमारे साथी ने भी याद साझा की है कि गणेश उत्सव की यादें बहुत सुहानी है। इन्होंने लिखा है, नगर पालिका परिषद के प्रांगण में श्री गणेश जी की स्थापना की जाती थी। ये बात सन 2000 से पहले की है। शाम 6 बजे से रात्रि 11 बजे तक के समय की पूरी जवाबदारी मेरी हुआ करती थी। उस समय टीवी पर वीसीआर के द्वारा रामायण या महाभारत दिखाने की एक प्रतिस्पर्धा होती थी और दर्शक बहुत अधिक संख्या में आते थे, तो प्रसाद वितरण और चढ़ोतरी की जवाबदेही भी मेरी ही हुआ करती थी। लेकिन अब उस प्रांगण में स्थापना बंद हो गई है। तो बात ऐसी होती है, कभी कोई ऐसा होता है कि शुरू होती है चीजें फिर रुक जाती हैं। लेकिन फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं गीत सुनते हुए, है ना संगीता जी। मुक़द्दर आज़माना चाहता हूँ, मुक़द्दर आज़माना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। मुझे बस प्यार का एक जाम दे दो, मैं सब कुछ भूल जाना चाहता हूँ, मैं सब कुछ भूल जाना चाहता हूँ। मुक़द्दर आज़माना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। घड़ी भर तो मेरे नजदीक आओ, घड़ी भर तो मेरे नजदीक आओ, जरा आंखों से आंखें तो मिलाओ, जरा आंखों से आंखें तो मिलाओ। मैं हाल दिल सुनाना चाहता हूँ, मैं हाल दिल सुनाना चाहता हूँ। मुक़द्दर आज़माना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। बनाना है मुझे एक आशियाना, बनाना है मुझे एक आशियाना, जो तुम चाहो तो मिल जाए ठिकाना, जो तुम चाहो तो मिल जाए ठिकाना। तुम्हारे दिल में आना चाहता हूँ, तुम्हारे दिल में आना चाहता हूँ। मुक़द्दर आज़माना चाहता हूँ, तुम्हें
अपना बनाना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। भाई यही तो हम कह रहे थे कि हर कोई यही चाहता है कि सब लोग उसको चाहें, सब लोग उसे अपना बनाना चाहें, है ना। तो कुछ ऐसा किया जाए। हाँ। और ये जो उत्सव आते हैं, हाँ। तब तो बस सब कुछ भूल के, बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, इसी में झूमते रहते हैं और मज़ा लेते हैं। पहले तो देखो संगीता बिटिया तैयारी की जाती है, उसके बाद त्यौहार आ जाता है, फिर उसके बाद जाने लगता है, फिर बाद में हम कहते हैं लो आया भी चला भी गया, आया भी चला भी गया। लेकिन ये जो पंडाल आदि सजते हैं उनकी अपनी अलग रौनक होती है ना। हाँ, हाँ। पंडाल जो होते हैं वो बड़े खूबसूरत से बनाए जाते हैं। और देखिए जो गणपति बनाए जाते हैं वो भी देखिए इको फ्रेंडली भी कई बार बनाए जा रहे हैं। हाँ, हाँ, तो बहुत ज्यादा। हाँ, तो अलग अलग तरह से पंडाल और अलग अलग तरह से सुंदर सुंदर गणपति भी। तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे मोहल्ले के गणेश पंडाल में शाम के समय रंगारंग कार्यक्रम होते हैं और देशभक्ति की फिल्में भी वहां पर दिखाई जाती हैं। लोग जमीन पर चादर बिछाकर बैठ जाते हैं और इस तरह से इंतजार रहता है। आरती होने के बाद जो है प्रसाद वगैरह मिलता है। तो कई बार ऐसा भी आयोजन देखने को मिलता है। उसी के बारे में शायद ये बता रहे हैं कि कुछ कुछ चीजें दिखाई जाती हैं कि मतलब जो समाज के लिए हमारे जरूरी भी हैं, तो ये भी अच्छी चीज है। और एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि हम तो आज बचपन को याद कर रहे हैं। एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ में पोला त्योहार मनाया गया। ये त्योहार मुझे बहुत पसंद है। मान्यता यह है कि आज ही के दिन धान की फसलों में दूध भरता है। किसान अपनी मेहनत देखकर खुश होते हैं और वो अकेले खुश नहीं होते, अपने साथ अपने मददगार बैलों को वो नहीं भूलते, उन्हें भी सजाते हैं, संवारते हैं, पूजा करते हैं, साथ में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। इतना ही नहीं, बच्चों को भी बैलों की महत्ता सीखने को मिलती है। मिट्टी के बैलों की पूजा करना सीखते हैं। बैल हमारे सहायक हैं, तो सब अब ट्रैक्टर आ गए हैं। ऐसा कहते हैं कि पूरे गांव में मेले का उत्सव हो जाता है। तो छोटे बड़े उत्सव जो हैं वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। लेकिन जब तुमने पुराने जमाने की बात कही, जो हमारे पहले साथी ने बताया था कि पंडाल में शाम को रंगारंग कार्यक्रम होते थे, दरी चादर पर हम बैठते थे, उन्होंने भाई ये भी बताया कि उनके यहाँ ककड़ी और केला, पंजीरी वगैरह प्रसाद में मिलता था, बड़ा आनंद आता था। तो भाई पुराने जमाने की बात पे ही थोड़ी ज़्यादा पुरानी बात और है। हमारे साथी ने साझा किया है कि उम्र जो है कि आज की उम्र के बजाय बचपन का गणेशोत्सव याद है। उस वक्त 1978, 89 से 80 से फिर 85 तक, ये साल मेरे तीसरी से लेकर 10वीं तक का है। तो हम बहनें उन दिनों भले ही हमारे घर नहीं आते थे गणेश जी, क्योंकि दादी नाराज थी। उनका कहना था कि उसे पोता एक ही है, कम से कम 2-3 चाहिए थे बेटी के बजाय। फिर बाबा वो जो कहें वो ही करते थे। तो हम किसी पड़ोस में जाके आरती प्रसाद ले आते थे गणेश जी के लिए, हार माला बनाकर भेज देते थे हम लोगों को, मतलब भेजा जाता था, हम जाते थे लेकर। उन दिनों गांव में टीवी नहीं थे, तो सड़क पर सफ़ेद पर्दा बांधकर हम लोगों को भक्तिमय सिनेमा दिखाया जाता था और एक पूरा भक्तिमय माहौल रहता था उन दिनों। तो भाई ये भी इस तरीके की बात है। और ये खैर 78-79 की बात है। तो उस समय ऐसा भी होता था भाई, दादी लोगों का अपना नाराज होना अपने ढंग का होता था। तो सब जगह की अपनी अपनी परंपराएं होती हैं। लेकिन जो पंडाल सजते हैं तो बच्चे जो हैं वो घूम घूम कर देखते हैं। सब जगह की सजावट अलग होती है, रौनक अलग होती है, थीम अलग अलग होती है। कुछ कुछ अलग अलग तरीके से सजाए जाते हैं। कभी छोटी छोटी सीकों से सजाया जाता है, माचिस की तीलियों से बना देते हैं गणेश जी को, रुद्राक्ष से बना देते हैं। तो कुछ इस तरीके की भी क्रियात्मकता कह सकते हैं ना, कि सृजनात्मकता, कलात्मकता दिखने को मिलती है। हाँ, और बुआ जी कई जगह ऐसा भी होता है कि जो गणपति हैं वो तो बने बनाए भी खरीद लिए जाते हैं, या उनमें जो पूरी तरह से तैयार होते हैं वो। कई जगह ऐसा भी होता है कि जिनमें बच्चे बनाते हैं। मतलब बहुत बड़े नहीं बना पाएंगे, लेकिन कुछ दिन पहले से बच्चे बनाते हैं, या फिर घर में जो माता पिता अगर दक्ष हैं या कोई परिवार के सदस्य वो भी बनाते हैं और फिर उनमें रंग भरते हैं। तो बच्चे भी इससे किसी न किसी तरह से बनाना सीखते हैं। मिट्टी का बनाते हैं, पेपर मैशे का बनाते हैं, कागज की लुगदी बनाकर उसका भी बनाते हैं। बहुत छोटे छोटे अगर बनाना हो तो उसका बना देते हैं, ताकि फिर और उसको घर में ही ऐसा करते हैं कि एक ट्रे लेते हैं, उसमें थोड़ी सी मिट्टी डालते हैं और उसी में उनको विसर्जित कर देते हैं। ताकि कहीं और पर्यावरण जो है वो प्रदूषित ना हो या प्रभावित ना हो जी। तो इन चीजों का भी हमें ख्याल रखना होगा और अब इसकी शुरुआत करना बहुत जरूरी है। हाँ, जी जी। और साथ ही एक जो रात्रि जागरण का होता है कि भाई भजन कीर्तन दिन भर तो चलता ही रहता है, लेकिन रात भर जो वो एक जगना पड़ता है कि मतलब गणपति जी हैं तो एक न एक व्यक्ति जो है वो जागता रहेगा, क्योंकि दीपक भी जलना है अनवरत।
उसमें तेल डालना है, घी डालना है, जो भी डालना है, या उनके साथ साथ वो है कि घर में गणपति हैं हाँ। तो 2 दिन 5 दिन मतलब 1.5 दिन 3 दिन जितने दिन के भी आए हैं हाँ। तो उनके संग समय अधिक से अधिक गुजारा जाए, हाँ। इसलिए उत्साह में भी लोग जगते हैं। हाँ बिल्कुल। और फिर जो मेले की धूम होती है वो तो बिल्कुल अलग होती है, खरीदारी की जो धूम होती है वो भी अलग होती है। और एक चीज और बड़ी देखने को मिलती है बुआ जी, क्या? वो ये है कि इसमें मित्र मंडली बड़ा काम करती है। अब भाई मित्र मंडली काम तो करेगी, भाई मोदक बनाना हो चाहे खाना हो, हाँ। अगर दोस्त ही नहीं होंगे तो ना बनाने में मजा आएगा ना खाने में मजा आएगा। तो प्रसाद किसी भी तरीके का हो उसका अपना अलग अलग मजा रहता है। फिर आजकल धीरे धीरे उपहारों का भी सिलसिला शुरू हो गया है, तो उनका भी अब ख्याल रखा जाता है कि आप किसी के घर गए तो आप चाहे तो कुछ मीठा लेकर जाएं, पकवान लेकर जाएं, या फल लेकर जाएं, मेवे लेकर जाएं, जो भी आपको ठीक लगता है। या जिसके घर आपको लगता है कि बार बार जा रहे हैं तो कुछ सजावट का सामान भी आप लेकर जा सकते हैं। हाँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा मिठाई आदि हो जाती है तो आप कोई सजावट का सामान दे सकते हैं उनको, कोई बिजली की झालर है या कोई भी सजावट का सामान दे सकते हैं, ताकि वो अगली बार जब गणपति लगाएं तो उसमें वो सजा सकें, रख सकें, है ना? जी, और कई बार रिटर्न गिफ्ट भी मिला करता है। ऐसा? अच्छा, तुम इस लालच में जाती हो। चलिए यही अब एक तो नहीं समझ में आया। अब एक गीत सुना आप देते भागी हैं। भागी संगीता। बहुत हंसी है तुम्हारी आंखें, कहो तो मैं इनसे प्यार कर लूं। बड़ा है धोखा तेरी नजर में, मैं किस तरह एतबार करूं। बहुत हंसी है तुम्हारी आंखें, कहो तो मैं इनसे प्यार कर लूं। ये भीनी भीनी हवा की खुशबू महक है तेरे ही तन बदन की। ये भीनी भीनी हवा की खुशबू महक है तेरे ही तन बदन की। संभल के बोलो चटक न जाए कोई नवीनी कली चमन की। मेरी कली तुम, मेरी कली तुम अगर कहो तो मैं जिंदगी को बहार कर लूं। बड़ा है धोखा तेरी नजर में, मैं किस तरह एतबार करूं। हजार बातें हैं ऐसी दिल में जो रुक गई है ज़बां पे आके। हजार बातें हैं ऐसी दिल में जो रुक गई है ज़बां पे आके। जो बात लब पे मचल रही है वो आज कह दूं नजर मिला के। किसी की होके, किसी की होके ये चैन खो के, मैं दिल को क्यों बेकरार कर लूं। बहुत हंसी है तुम्हारी आंखें, कहो तो मैं इनसे प्यार कर लूं। बड़ा है धोखा तेरी नजर में, मैं किस तरह एतबार करूं। बहुत हंसी है तुम्हारी आंखें, कहो तो मैं इनसे प्यार कर लूं। देखो भाई, उम्र जो होती है ना वो हाँ। तो बढ़ती रहती है, हाँ, लेकिन सीखने की जो कला है वो कभी नहीं रुकती। लेकिन फिर भी बच्चों में बचपन से ही अच्छे संस्कार सिखाने पर उनके भविष्य कल्याण में सहायक होते हैं, और बच्चे का चरित्र निर्माण एक आदर्श रूप प्रस्तुत करता है। ये हमारे साथी ने लिखकर भेजा है। तो यानी कि बचपन में ही ज्यादा सिखाना चाहिए। लेकिन जो खुद सीखना चाहता है वो तो किसी भी उम्र में सीख सकता है। हाँ, कहते हैं ना गीली मिट्टी से घड़े जल्दी बनते हैं। पक और जाए तो अगर फिर वो कुल्हड़ बनाना हो तो
कुल्हड़ भी बन जाएगा गीली मिट्टी से। हाँ, यानी कि जी। कुछ भी बनाया जा सकता है, जो आप चाहें उसको उस स्वरूप में ढाल सकते हैं। जी। लेकिन जो सीखने की बात जो हम कर रहे हैं वो ये है कि आप खुद कितना सीखना चाहते हैं, जी, है ना? बुआ जी, एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि मनुष्य बचपन से ही कुछ ना कुछ सीखता है जो उसके व्यक्तित्व का विकास करते हैं और जीवन को नए आयाम और नई दिशा प्रदान करते हैं। ऐसा हमारे एक श्रोता लिखते हैं। तो ये तो है ही है कि बचपन में जो चीजें हम सीखते हैं या सीखने की जो हमारे अंदर एक कला होती है वो नए नए आयाम हमें देती चली जाती है। और यही नहीं बुआ जी, जो चीजें हम सीखते हैं उसमें जीवन में हमेशा चाहते हैं कि भाई इसमें क्या सही किया जाए या क्या इससे और अच्छा बेहतर से बेहतरीन किया जा सकता है। तो ये भी जुड़ता चला जाता है। यही तो हम कह रहे हैं कि देखो, फिर कुछ भी सीखने के लिए इसीलिए कोई सीमा नहीं है। हाँ। आप किसी भी उम्र में कुछ भी उसमें इजाफा करते रह सकते हैं, बढ़ोतरी कर सकते हैं उसमें। तो कुछ भी सीखने के लिए कोई उम्र सीमा नहीं होती। हमारे साथी लिख रहे हैं, जमाने के साथ चलने के लिए हर चीज सिखाना समझना होगा, सीखना समझना होगा। जैसे हम डिजिटल दुनिया में वाकिफ हुए, डिजिटल दुनिया से वाकिफ हुए, स्मार्टफोन से हम भी कितने स्मार्ट हो गए हैं। तो इनका कहना बिल्कुल सही है। जी, क्योंकि क्या होता है कि जब कोई नई चीजें सीखते हैं हम, चाहे उम्र कोई भी हो, तो उस वक्त परेशानी तो होती ही है। ये नहीं कहा जा सकता कि भाई अगर थोड़ी तकलीफ हो रही है तो चलो हम ये चीज सीखेंगे ही नहीं। इसलिए जो आजकल के समय में जो डिजिटल दुनिया है, हाँ ये है कि सीखने में थोड़ी तकलीफ तो जरूर है, क्योंकि एक चरण से दूसरे चरण में जाने का जो काम होता है वो आसान नहीं होता कई बार। लेकिन फिर भी सीखते रहना ही जीवन है और जीवन पर्यंत कह सकते हैं कि क्योंकि सीखते भाई ही हैं। हाँ, सीखना तो इसलिए भी क्योंकि हमारे साथी देखो लिख रहे हैं कि ज्ञान को कोई चुरा नहीं सकता, इसे सीखने की कला सदैव दिल में जिंदा रखना चाहिए। हम सखी सहेली पुराने फिल्म संगीत से भी बहुत कुछ सीखे हैं। किताब, कुदरत, ये सभी हमें जीवन में जीना सिखाती हैं, लेकिन ज्ञान की भूख हमारे अंदर होना चाहिए। उदय में और पता नहीं क्या लिखा है इन्होंने, कुछ इन्होंने थोड़ा सा अंग्रेजी हिंदी मिला कर लिखा है, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल लग रही है। लेकिन हाँ, इन्होंने भाई ये कुछ है ना, दोहा लिख डाला है, तो इसका मुश्किल है बोलना। लेकिन हाँ, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, हर उम्र के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, है ना। और सीखने से क्या होता है कि हमारी ही जो कला है वो बढ़ती है और एक व्यक्तित्व में निखार आता है। जी जी, और एक स्किल कहते हैं ना कि एक स्किल भी डेवलप होता है जो हम सीखना चाहते हैं, वो उसमें कुछ और नया भी सीख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि जैसे पढ़ाई लिखाई है तो बस उसके आगे अब सब चीजें बंद हो जाती हैं, लेकिन इस स्किल डेवलपमेंट शायद इसी को कहते हैं। ज्यादा उम्र तो नहीं इसमें देखी जाती, साथ ही साथ विचारों का आदान प्रदान जो होता है वो भी बड़ा अच्छा होता है, सहयोगी होता है। वैसे भी देखा गया है कि कुछ बच्चे जिस विषय में तेज रहते हैं तो वो अपने साथियों को बताते हैं कि भाई ये इस तरह से हो, तो बाकी के साथी भी सीख जाते हैं। तो एक दूसरे से थोड़ा सामंजस्य बनाकर रखना ही चाहिए, क्योंकि अवस्था या उम्र तो नहीं होती, ये सत्य मानता है। और हम यदि प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करें तो ज्ञात होता है कि माँ के गर्भ में स्थित शिशु भी सीखने का प्रयास करता है। तभी तो सुभद्रा के गर्भ में रहकर अभिमन्यु ने चक्रव्यूह बेधन की कला सीख ली थी। जिस दिन हमने ये सोच लिया कि हमें सब कुछ आता है, उसी दिन आपके सीखने की प्रक्रिया खत्म हो जाती है। कोई भी व्यक्ति बड़ा हो, छोटा हो या बुजुर्ग हो, किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकता है। जुनून होना जी। बस एक बात हमेशा याद रखिए, जो आपको सिखा रहा होता है वो छोटा है या बड़ा है आपका गुरु। हाँ। ये बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि संकल्प। हाँ, मतलब जिससे भी आप सीख रहे हो उसको आप बड़ा मानकर चलिए कि वो गुरु है आपका, है ना। उम्र ना देखें उसके ज्ञान की चीजों को देखें। जी बिल्कुल। तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बहार आ जाए। तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बहार आ जाए। क्या कहूँ तुमसे कह नहीं सकता, बिन तुम्हारे मैं रह नहीं सकता। तुमको गर एतबार आ जाए, जिंदगी में बहार आ जाए। तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बहार
वही जो हमारे साथी ने लिखकर भेजा था, ये अब इसकी चाबी मिल गई हमको, है ना? जी। ताला खुल गया है। हाँ। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। यानी कि उद्यम से ही कार्य सिद्ध होता है, मनोरथ पूरा होता है। सोते हुए सिंह के मुंह में अपने आप मृग जो है वो नहीं चला जाता है, यानी कि उसको प्रयास करना पड़ता है, तो बिना उद्यम के कुछ नहीं होता है। तो भाई हर समय हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए और प्रयत्नशील रहते हुए कार्यक्रम को समाप्त करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्या बात है जी। तो सभी से लेते हैं इजाजत, संगीता श्रीवास्तव और प्यारी बुआ का नमस्कार। सखी सहेली